उन लोगों ने भी काम किए देश के लिए, लेकिन उन्होंने कभी कोई पोस्टर नहीं लगाया, जैसे राशन बांटे कभी पोस्टर नहीं लगाया। लेकिन मोदी जी की ये बात बहुत बुरी लगती है कि मतलब अपनी जान पर खेल के, अपनी जो माँ बेचारी बच्चे को जन्म देती हैं उनको आर्मी में भेजती हैं, उनको माओ को सैल्यूट है। तो उन माओ को और उन बच्चों के नाम होने चाहिए, ना कि सरकार के किसी प्रधानमंत्री के। देखो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देश की सेना, देश की वर्दी वो हमेशा रहेगी और उसको ही मतलब तवज्जो मिलनी चाहिए। तो ये बहुत गलत है कि किसी का काम किया हुआ आप क्रेडिट ले रहे हो। ये तो जनता को, हम हर आम नागरिक को बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, जनता बेचारी जब जो मीडिया है आजकल, जो गोदी मीडिया है वो जो दिखाएगी। और गोदी मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि जो योगदान दिया है वो हमारे देश की सेना ने दिया है, वो सैल्यूटेबल है। लेकिन ये जो क्रेडिट ले रहे हैं वो बहुत गलत है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि आज के टाइम में हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर पहले भी थे और अब भी थे, और कई पार्टी के जो ऐसे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफ़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी थी। पर आज के टाइम में जो प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। इसका रीज़न क्या है? क्या देश को बनाने में इतने बिजी हैं कि वो एक मीटिंग नहीं कर सकते, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, देश की जनता से सवाल नहीं उठा सकते या उनसे पूछ नहीं सकते? क्या बात है सर, मोदी जी, ये बात है। अरे सर, मैं तो ये कहूँगा शुरू से उनको शायद एक्सपीरियंस नहीं था मीडिया का। अच्छा, वो ऐसे बोल सकता हूँ जैसे गुजरात में दंगे हुए थे, तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, उनका नाम करण थापर था। तो वो दंगे होने के बाद उन्होंने वहाँ के जब सीएम थे प्रधानमंत्री जी, तो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे उस दंगे पर। तो वो जो प्रेस थी कॉन्फ्रेंस, उसको बीच में छोड़ के चले गए थे, जब से उनको पता चल गया कि मीडिया की पावर क्या है। तो इसलिए जो अच्छी वाली मीडिया, अच्छी वाली बोले तो सच पूछने वाली मीडिया, आप कहना चाहते हो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मीडिया से बचना चाहते हैं, जनता के सवालों से बचना चाहते हैं? सवालों से ही बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने या फिर उनके दोस्तों ने, जो उनके मित्र हैं उद्योगपति, उन्होंने मीडिया को खरीदा। और जब मीडिया को खरीदा तो मीडिया तो उन्हीं, चलो मीडिया मतलब उनकी है या नहीं है, पर वो तो सवाल कर सकते हैं ना, उनको सवाल बता भी सकते हैं। लेकिन सर मीडिया वाले सवाल कैसे करेंगे जब जो ईमानदार मीडिया, उसको जाने की परमिशन नहीं है, जेट प्लस सिक्योरिटी है, कैसे जाएंगे उनके पास? और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं कर सकते क्योंकि सवाल बहुत है। और जो हमारे जो मंत्री जी हैं, अब हमारे नहीं बोलेंगे, वो कुछ गिने चुने लोगों के मंत्री हैं। जो हमारे मंत्री होते हैं आम नहीं भाई, हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, देखो हमारे देश के मंत्री एक्चुअली नहीं है, अगर होते तो मीडिया से नहीं बचते। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? भाजपा के, हाँ भाजपा के क्या, वो प्रधानमंत्री हैं उद्योगपतियों के, और वो भी कुछ उद्योगपतियों के। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मीडिया के रूबरू आकर के उनसे बात करते, और जैसा रवीश कुमार हो गए, ध्रुव राठी जी हो गए, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनसे सवाल जवाब करने से वो नहीं हिचकिचाते हैं। वो इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि सवालों के जवाब उनके पास है ही नहीं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और है मेरे मन में, जैसे कि आजकल ये देखा होगा मध्य प्रदेश में ग्वालियर कोर्ट में आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं कुछ लोग, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? कोई सब सरकार का फेलियर है। इसका रीज़न अब देखो, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। आरएसएस जो है ना, वो संविधान को नहीं मानती, वो मनुस्मृति को मानती है। दूसरा, आरएसएस जो है ना, और कुछ लोगों ने तो बोला ना कि आरएसएस हमेशा बाबा साहब का मान सम्मान हमेशा रखती आई है, तो फिर ग्वालियर में ये सब क्यों हो रहा है? जिस हुकूमत में धारा 370 जैसी धारा हट सकती है, किसी के बाप में दम नहीं थी जो धारा 370 हटा दे। ठीक है, वो इतना खतरनाक एरिया है, वहाँ से हटा दे। तो ग्वालियर जो है, ग्वालियर क्या है? ग्वालियर तो पहले से सब कुछ है, तो वहाँ पर ऐसा क्यों क्या है कि वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकती? और जैसा कि मैंने बताया, आरएसएस जो है वो तिरंगे का भी सम्मान नहीं करते वो लोग, और संविधान को भी नहीं मानते। नहीं, तो उन्होंने तिरंगा का भी सम्मान करना शुरू कर दिया। 52 साल बाद उन्होंने तिरंगा का सम्मान किया है, उनको लगाया है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और दिल से करो तो और अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखावा ना करें। हाँ, अगर दिल से करो तो बहुत अच्छी बात है, जैसा ग्वालियर में हो रहा है। मैंने ये भी सुना है, वीडियो देखे हैं मैंने, कि जो
सरकार है वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। अरे नहीं, भाई सरकार का तो पूरा तुम हर चीज़ में ऊपर हो सकते हो, बहुत सारे रूल्स आपने पैरों तले दबा दिए, तो यहाँ ऐसा क्या क्या हुआ कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पर नहीं हो सकती। आखिर सवाल जैसे आज के टाइम में जो जनता परेशानियों में जूझ रही है, महंगाई, हर चीज़, रेप पीड़ित वगैरह, तो आने वाले टाइम में आप किसकी सरकार देखना चाहोगे? देखिए, सरकार बदलने से या फिर प्रधानमंत्रियों के बदलने से कुछ नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री कोई हो, उसको विचार अपने बदलने होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं 8वीं क्लास में था तो हम स्काउट गाइड में थे, तो हमारा स्काउट का कैंप इलाहाबाद जाने को था, 3 दिन का कैंप लगता है। तो हमें जो ट्रेनिंग दे रहे थे उनमें एक कयूम अली खान सर थे और उनकी उम्र लगभग 75 साल रही होगी, बहुत बुजुर्ग थे। तो जब कैंप जा रहा था तो वहाँ कई लेवल में मतलब प्रोग्राम होते हैं, तो एक प्रोग्राम ये था कि नाटक था, तो हमारा नाटक का शीर्षक था निस्वार्थ सेवा। तो वो उसके लिए तैयार कर रहे थे। जैसे मैंने एक अभिनय करना था वहाँ पर, मतलब एक्टर के तौर पे 60-65 साल के बुजुर्ग का मुझे अभिनय करना रोल था। निभाना था आपको। तो कई बार वो रीटेक ले रहे थे तो मेरे को हो नहीं रहा था। तो कुछ टीचर्स थे, तो उन्होंने बोला सर इसको हटाओ, किसी और लड़के को ले लो। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, कैंप जाने में दिन कम रह गए हैं और अगर मैं इसको हटा करके दूसरे लड़के को लूँगा फिर उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, फिर तीसरे को लूँगा उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, तो ऐसे हमारा नाटक भी ख़राब हो जाएगा, हमारा टाइम भी ख़राब होगा। जो इंसान होता है उसको ही मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए, चाहे एक बार में 100 बार में, ताकि वो उस लेवल पर आए और हमारा प्रोग्राम अच्छा हो। वैसे ही सरकार चेंज करने से कुछ नहीं होगा। मुझे इनसे कोई नफरत भी नहीं है, प्रधानमंत्री यही रहनी चाहिए, लेकिन इनको क्या है, मित्रता छोड़नी पड़ेगी कि आम जनता के हिस्से की चीज़ आप किसी अपने मित्र को दे रहे हो, वो सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, वरना देश के लिए कोई भी आ जाए। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो अपने मित्रों का फ़ायदा क्या हो? लोग काफ़ी मतलब उनको बोलते हैं कि मोदी जी अपने मित्रों के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा क्या किया उन्होंने, बताओ। देखो, बेरोजगारी है क्यों, और बिजनेस करने का जो एक्सपीरियंस है सिर्फ 1-2 लोगों को नहीं होता है, या होता भी है तो एक्सपीरियंस बढ़ाने का काम भी सरकार के हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। आप वो जनता इसलिए बोलती है कि 1-2 मित्र, आप सर्वे कर लीजिए, उठा के देख लीजिए, देश की जितनी भी संपत्तियां हैं, देश के जितने भी सरकारी जो लोग थे, जो भी संस्थान थे, वो इन्होंने गिने चुने लोगों को ही दिए हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर बोल लीजिए, चाहे बेचने के तौर पर बोल लीजिए, एक ही आदमी को देने का मतलब क्या बनता है? वो आपके मित्र हैं। बिल्कुल। आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे ना तो उसमें आवंटन भी होता है, वो बताता है कि मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक कैसे किया जाए। जो अच्छे लोग हैं, जो पूंजीवाद बोलते हैं उसको, तो जो अच्छे लोग हैं जिन्हें चलाना आता है, कोई भी संस्थान बिजनेस चलाना आता है, तो आप हर उस इंसान को बांटिए कि भाई तुम ये संस्थान ले लो, तुम एरोप्लेन ये ले लो, तुम ये ले लो, तो वो उसमें क्या रोज़गार भी अच्छे मिलते हैं और सरकार पे कोई आक्षेप भी नहीं आता। लेकिन जब आप सामने से एक ही इंसान को सारी चीज़ दे रहे हो, आपको उत्खनन करना है पहाड़ों से, तो लो भाई अडानी अंबानी। आपको समंदर से सोना निकालना है, लो अडानी अंबानी। आपको IT पार्क का कुछ बनाना है, जंगल काटने, लो अडानी अंबानी। आपको एरोप्लेन कोई बेचना है तो लो अडानी अंबानी। कोई एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, लो अडानी अंबानी। तो ये एक ही तरफ जब सारी चीज़ जा रही है तो अंधा आदमी बता देगा। यानी आप कहना चाहते हो कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली वही ये ऐसे ही चल रहा है और इसीलिए जनता त्रस्त है और इसलिए जनता आवाज़ उठाती है कि सरकार चेंज करो। और सरकार चेंज करना तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किसके हाथ में है। बिल्कुल। अच्छा राजेंद्र जी, मुझे ये और बताइए कि लॉकडाउन से नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई, इसके ऊपर क्या मतलब आपके विचार हैं? अगर ऐसा होता तो ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें 2000 के नोट में बताते हैं कि उसमें GPS ट्रैकिंग भी लगा हुआ था, ये काफ़ी चर्चा में आया था, बाद में ये फेलियर हो गया कि एक झूठी अफवाह फैला दी। क्या ये बात सच है या गलत है? इन चीज़ों से 2 चीज़ आपको बताऊंगा। GPS की बात, इससे जनता को ये सोचना चाहिए और अब ये समझना चाहिए कि गोदी मीडिया कुछ भी कर सकती है। ठीक है, कुछ भी कर सकती है, बोले तो दंगा भी करवा सकती है। और दूसरा, नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। देश की जनता को ऐसा क्या फ़ायदा हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं देश के आतंकवादियों की कमर टूट गई,
कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है ऐसा हुआ या नहीं ये हुआ? कमर एक्चुअली किसकी टूटी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कमर उनकी टूटी है जो बेचारे अपनी कोई कंपनियाँ चला रहे थे और उनकी कंपनियों में 100, 200, 150 लोग काम कर रहे कर्मचारी थे, काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ पूंजी अपनी जमा करके रखी थी, तो कम से कम कुछ लोगों को पेट पालने के लिए रोज़गार तो मिला। तो इनके जो मित्र हैं उनके द्वारा ये उनको एडवाइस दी गई होगी कि हमें ऊपर पहुंचने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा कि नोटबंदी करनी पड़ेगी। और वो जो बेचारा छोटा मोटा जो उद्योगपति था उसका सारा धंधा चौपट हो गया क्योंकि नोट उसके ख़राब हो गए। और वो जो उद्योगपति थे जो इनके मित्र थे उनके पास भी काला धन था, लेकिन उन्होंने उसको वाइट में चेंज कर दिया। कौन नहीं जानता, जैसे जियो का फ़ोन निकला था तो इतना सस्ता बेचा, वो क्या ऐसे रेवड़ी बांट दी, वो सारी ब्लैक मनी काम में आई थी। तो ये जो सोच दी गई थी ना, ये जैसा आपने अभी बोला था कि 2-3 लोग देश चला रहे हैं, ऐसे जनता की सोच है, वो सही सोच है क्योंकि वही लोग देश चला रहे हैं, वो अपनी मनी को वाइट कर देते हैं। इससे कमर सिर्फ उन लोगों की टूटी है बेचारा अपना पेट पाल रहा था कहीं पर रह करके। कितने लोग बेरोजगारी के कारण मर गए। मैंने भी कई जगह ऐसा देखा था कि बेचारे बेरोजगारी के कारण भाई उद्योगपति चला नहीं पाया अपना मतलब धंधा। किसी का आज भी मतलब बेचारे उस लॉकडाउन से अभी भी उभर नहीं पाए। और इसमें आतंकवादियों की कमर नहीं टूटी है। आतंकवादियों की कमर तो उस दिन टूटेगी जिस दिन मंत्री लोग ईमानदार बन जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद भी मंत्री ही लोग। क्या लगता है ईमानदार बनेंगे नेता आज के टाइम में? देखो, जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी उस दिन ईमानदार बन जाएगी। और जागरूक कैसे होगी? एजुकेशन से। और एजुकेशन सिस्टम सरकार ने लुल कर रखा है बिल्कुल, ठीक है। तो जब तक जनता सामने नहीं आएगी, मतलब एक पीढ़ी को उभारने के लिए एक पूरी पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो एजुकेशन से जूझ रहे हैं। आज एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा है कि अनपढ़ लोग